नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी थोड़ी गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। ज्यादातर लोग इसका जो बेसिक आइडिया है, अमीर पिता गरीब पिता, उनकी सोच का फर्क, वो तो जानते ही हैं। जी। पर हमारा मकसद है उन बातों को खोजना जो अक्सर ऊपर ऊपर की बात में रह जाती हैं, ताकि पैसों को लेकर सोच वाकई बदल सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में है भी नहीं, ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने के बारे में ज्यादा है। अच्छा। हाँ। किताब इसी फर्क पर जोर देती है कि कुछ लोग कैसे पैसे के लिए जीते हैं और कुछ लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। तो इसी बुनियाद से शुरू करते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो पहला सिद्धांत, जो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है पर शायद करने में मुश्किल, पैसे को अपने लिए काम करने दो। किताब यही कहती है कि अमीर लोग संपत्ति मतलब एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती रहती हैं, भले ही वो एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। ये उस चूहे दौड़ से निकलने जैसा है जहां ज्यादातर लोग ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं पर कहीं ना कहीं फंसे ही रहते हैं। और इसी सोच को अमल में लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? वो है संपत्ति और दायित्व। एसेट और लायबिलिटी के बीच का जो बारीक फर्क है उसे समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संपत्ति वो जो पैसा लाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई छोटा मोटा बिजनेस जो मुनाफा दे रहा हो। ठीक है। और दायित्व वो जो पैसा ले जाए, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। यहाँ एक दिलचस्प बात कियोसाकी कहते हैं, कई लोग अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, मानते हैं। पर अगर वो घर सिर्फ खर्च करवा रहा है, लोन की किस्त जारी है, मेंटेनेंस लग रहा है और कोई इनकम नहीं दे रहा, तो असल में वो एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। ये नजरिया तो एकदम चौंकाने वाला है, खासकर हमारी पारंपरिक सोच के हिसाब से। बिल्कुल। और यहीं पे फिर वो वित्तीय शिक्षा या फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत समझ आती है। जी हाँ। स्कूल हमें डिग्रियां तो दे देते हैं, जी हाँ। पर असल दुनिया में पैसा कैसे चलता है ये शायद ही सिखाते हैं। नहीं। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि निवेश कैसे करें या टैक्स कैसे बचाएं। नहीं। बल्कि ये समझना कि कैश फ्लो क्या होता है, एक बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कर्ज कब लेना अच्छा है कब बुरा, ये सब। बिल्कुल सही। कियोसाकी इसी को फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं, और ये हमारी जो अकादमिक पढ़ाई लिखाई वाली बुद्धिमत्ता है उससे अलग है। अच्छा। इसमें वो 4 मुख्य बातें बताते हैं। अकाउंटिंग यानी पैसे का हिसाब किताब समझना, इन्वेस्टिंग मतलब पैसे से पैसा बनाना, मार्केट को समझना, सप्लाई डिमांड कैसे काम करती हैं, माहौल का क्या असर होता है, और चौथा कानून, टैक्स के नियम क्या हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। राइट। ये ज्ञान हमें वो जो नौकरी की सुरक्षा वाली सोच है ना, उससे आगे देखने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही काफी है क्या? कियोसाकी डर और लालच, इन दो भावनाओं पर भी तो बहुत जोर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे नौकरी छूटने का डर, ये लोगों को सुरक्षित पर शायद कम रिटर्न वाले ऑप्शंस में ही अटकाए रखता है। और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे का लालच, वो उन्हें महंगी चीजें खरीदने या बिना सोचे समझे बड़े रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। ये भावनाएं कैसे हमें रोकती हैं? ये बहुत गहरे तरीके से असर करती हैं। देखिए, डर जो है वो हमें बड़े मौके लेने से रोकता है, हम सेफ खेलने के चक्कर में रह जाते हैं। सही। और लालच वो या तो हमें जल्दी अमीर बनने के झांसे में फंसाकर गलत निवेश करवा सकता है, या फिर ऐसी चीजों पर खर्च करवाता है जिनसे हम अमीर दिखें पर असल में वो हमें गरीब बना रही होती हैं। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं कि इन भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और फिर उन्हें कंट्रोल करना सीखना, जोखिम से भागना नहीं बल्कि उसे मैनेज करना सीखना, यही असली खेल है। और इसी मैनेजमेंट का एक एडवांस लेवल है शायद, टैक्स और कॉर्पोरेशन के नियमों का इस्तेमाल करना। जी, किताब में ये जिक्र आता है कि अमीर लोग अक्सर कॉर्पोरेशन के जरिए काम करते हैं। ये कैसे फायदा पहुंचाता है? क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेस वालों के लिए ही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, मूल सिद्धांत यह है कि एक कर्मचारी या सैलरी वाला व्यक्ति वो पहले कमाता है, हाँ, फिर उस कमाई पर टैक्स देता है, ठीक है, और जो बचता है उससे खर्च करता है। जबकि एक कॉर्पोरेशन या सही तरीके से बनाया गया बिजनेस, वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस के जायज खर्चे जैसे सैलरी, ऑफिस का किराया, यात्रा वगैरह, वो उस कमाई में से घटाता है। ओके। और जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। अच्छा, तो टैक्स कम हो जाता है। हाँ, इससे टैक्स का बोझ कानूनी तरीके से कम हो सकता है।
ध्यान दें, ये टैक्स चोरी नहीं है, ये नियमों की समझ और उनका सही इस्तेमाल है। और छोटी शुरुआत करने वाले भी सही सलाह लेकर इसका कुछ हद तक फायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसा कमाने के टिप्स या नुस्खे नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सोचने का एक पूरा ढांचा ही बदल रही है। हाँ, ये जो पारंपरिक सलाह है ना, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, हाँ, उसे चुनौती देती है। हाँ, उसे चुनौती देती है और कहती है कि भाई अगर वित्तीय स्वतंत्रता चाहिए तो संपत्ति बनानी होगी, अपनी वित्तीय समझ बढ़ानी होगी और सबसे जरूरी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का कह सकते हैं कि मानसिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। ये हमें सिर्फ एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर बने रहने की बजाय